वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। चूँकि आज फर्स्ट टाइम हम लाइव करने वाले थे, तो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसके कारण क्लास लाइव तो नहीं हो सका, पर हम क्लास को रिकॉर्ड करके इसका वीडियो आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो जैसा कि हमने बोला था कि आज का टॉपिक जो है हमारा वो विद्युत वाहक बल से रिलेटेड है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे टर्मिनल वोल्ट का, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। इन तीनों को हम समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास क्या है, बल्ब है। इसे हम 12 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि हमने 12 वोल्ट की बैटरी से बल्ब को जोड़ दिया, तो क्या यहाँ पर जो है हमें 12 वोल्ट प्राप्त होगा? बैटरी के दोनों सिरों के बीच जो ये मान लीजिए ये बल्ब के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, क्या उसका मान 12 वोल्ट होगा? हमें चाहिए 12 वोल्ट, तो क्या हमें 12 वोल्ट प्राप्त होगा या उससे कम प्राप्त हो या उससे अधिक प्राप्त? बताइए। तो इसका जवाब होगा कि हमें 12 वोल्ट से कम प्राप्त होगा। हमको चाहिए था कितना, 12 वोल्ट, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, 12 वोल्ट से कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, अब इसका कारण भी जान लीजिए क्यों मिल रहा है। क्यों 12 वोल्ट से कम हमें प्राप्त हो रहा है? तो इसका कारण है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, जब धारा भी प्रवाहित यदि नहीं हो रही, स्विच को हम ऑफ मोड में करते हैं, तब तो सेल के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट है। लेकिन जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित होती है, धारा इस तरह से प्रवाहित होते हुए जैसे इधर आती है, तो सेल का भी तो कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। सेल में भी तो रासायनिक पदार्थ होते हैं, कैथोड है, एनोड है, तो ये सब भी धारा के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं। अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो इसका भी, सेल का भी कुछ न कुछ क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल का भी कुछ न कुछ क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। और यही जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये 2 वोल्ट क्या करता है, कम कर देगा, या कुछ न कुछ कम कर देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 12 वोल्ट हमें यहाँ से सप्लाई तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो 12 वोल्ट से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्ट। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्ट था, है ना। और ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये सेल इस तरह से, ये जो है सेल का, ये है आंतरिक प्रतिरोध। इसको स्मॉल आर भी क्या कहते हैं, स्मॉल आर भी। तो इस तरह से देखिए, हमारे पास ये बल्ब था, इसका प्रतिरोध हमने माना आर। कितना माना, आर। इसको हमने बैटरी से जोड़ा, बैटरी या सेल जो कही, सेल से जोड़ा, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। कितना है, स्मॉल आर। इस तरह से धारा प्रवाहित हो, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर हो रहा है, कितना हो रहा है, 10। और ये जो आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रहे हैं, ये कितना कंज्यूम कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है 2 वोल्ट। कितना कंज्यूम कर रहा है, 2 वोल्ट, है ना। तो इसका मतलब हमने सप्लाई तो दिया था बैटरी में कितना, 12 वोल्ट, है ना। बाह्य परिपथ जो ये आपको दिख रहा है बल्ब,
इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, ये कितना उठाया 10, अब प्लस 2 वोल्ट कौन ले गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 वोल्ट ले गया। तो ये जो आपको 10 वोल्ट दिख रहा है ये है टर्मिनल वोल्ट का, ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये है विद्युत वाहक बल, ये कितना है विद्युत वाहक बल, ठीक है। अच्छा तो ये आपका हो गया बाह्य प्रतिरोध, 10 वोल्ट कौन उठाया आपका बाह्य प्रतिरोध, 2 वोल्ट कौन ले गया आंतरिक प्रतिरोध, 2 वोल्ट कौन ले गया आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। चलिए इसको यदि V कहिए, इसको E कहिए, विद्युत वाहक बल, तो E बराबर है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं V प्लस, है ना 2 वोल्ट, तो फिर V बराबर कितना I इंटू R, E बराबर हम कहेंगे V प्लस आई आर। इसको और अच्छे से समझिए, मान लीजिए ये हमारा जो था इस तरह से बल्ब का प्रतिरोध R था, ये हमारा सेल था विद्युत वाहक बल E, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, ऐसे धारा का प्रवाह हो। अब हमने यहाँ से तो 12 वोल्ट सप्लाई दिया, E सप्लाई दिया, यहाँ धारा कितना है I, तो ओम के नियम से यहाँ कितना वोल्टेज होगा V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R, फिर यही I जो है इस तरफ से चलते हुए यहाँ आया, तो फिर ये कितना कंज्यूम करेगा V बराबर I इंटू R, इस तरह से यही हमने लिखा है, देखिए E बराबर V प्लस आई आर, इसको आप लिख सकते हैं E बराबर V प्लस आई आर। जैसे 12 वोल्ट हमने यहाँ से छोड़ा ना भाई, धारा मान लीजिए आई है, स्मॉल आई लिखे, स्मॉल आई मान के चलिए, अच्छा आई है, तो चलिए यहाँ कितना वोल्ट उठाएगा ये, तो E यहाँ से हमने छोड़ा तो प्रतिरोध के हिसाब से उठाएगा, तो क्या कहेंगे V बराबर I इंटू R, धारा I प्रतिरोध कितना R, फिर आंतरिक प्रतिरोध यहाँ स्मॉल r है, धारा तो I इसमें भी जाएगा, तो फिर ये कितना उठाएगा था अपने प्रतिरोध के हिसाब से, तो V बराबर I इंटू R, हमने कहा E बराबर V प्लस आई, कितना हमने कहा E बराबर V प्लस आई। तो ये जो आपको E दिख रहा है ये है विद्युत वाहक बल, ये जो आपको V दिख रहा है ये है टर्मिनल वोल्टता, है ना, और ये जो आपको आई आर दिख रहा है तो ये तो धारा है, और ये R जो है वो है क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक। अब सवाल ये उठता है कि विद्युत वाहक बल को हम परिभाषित कैसे करें, क्या विद्युत वाहक बल में बल लिखा हुआ है तो ये कोई बल है नहीं, ये वास्तव में कोई बल नहीं है, नहीं। अगर हम शॉर्ट में कहें तो हम इसको 2 तरह से परिभाषित हम करेंगे, एक तो परिभाषित हम ऐसे करेंगे कि इस जो हमने ये सर्किट बनाया है, परिपथ बनाया है, इसके अनुसार से परिभाषित करेंगे कि अगर हम यहां से 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं और स्विच को ऑफ रखते हैं, ठीक है, तो परिपथ के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वही कहलाएगा विद्युत वाहक बल, यानी 12 वोल्ट आप दे रहे हैं, है ना, और 12 वोल्ट ही V का भी मान आ जाए कितना 12 वोल्ट, तो जितना सप्लाई हम दे रहे हैं उतना ही हमको परिपथ में दोनों सिरों के बीच मिले, कब संभव है जब धारा क्या हो प्रवाहित नहीं हो, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध हम कहेंगे कि इस टर्म को सर 0 कर दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा V, तो क्या R को 0 करना संभव है नहीं, आप R को आंतरिक प्रतिरोध को शून्य नहीं कर सकते, कोई भी सेल है बैटरी है तो उसका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही, तो आप आंतरिक प्रतिरोध को शून्य नहीं कर सकते हैं, तब हम कैसे विद्युत वाहक बल का परिभाषा निकालें, तो विद्युत वाहक बल का परिभाषा तब दूसरे तरह से निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि हाँ हम धारा कहेंगे कि प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे, यदि हम I को क्या कर दे 0, यानी हमारा जो परिपथ हो वो कैसा हो बंद नहीं हो, बंद परिपथ का मतलब क्या होता है स्विच को ऑन अप पोजीशन में हमने कर दिया, हमारा जो परिपथ हो वो क्या हो खुला परिपथ, जब परिपथ खुला हुआ रहेगा तो स्विच ऑफ रहेगा तो धारा का मान होगा 0, उस स्थिति में E बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई खुला परिपथ हो तो परिपथ के दोनों सिरों के बीच
जो विभवांतर होगा वही कहलाएगा विद्युत वाहक बल। क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल, है ना। आंतरिक प्रतिरोध को हम शून्य नहीं कर सकते, परंतु हाँ धारा को हम क्या कर सकते हैं? शून्य कर सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे जब I बराबर 0 तो E बराबर, समझ रहे बात को? जब हम I को हम जीरो कर सकते हैं, जैसे ही आप I को 0 कीजिएगा E का मान किसके बराबर हो जाएगा? V के। तो वही हमने कहा जब I बराबर 0 तो E बराबर क्या हो जाएगा? V। तो अब यहां से चलिए हम विद्युत वाहक बल को परिभाषित करने की पोजीशन में आ चुके हैं। विद्युत वाहक बल, इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि जब एक सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, लिखेंगे जब एक सेल खुले परिपथ में, जब एक सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं। जब एक सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। कहेगा सर आप ये कैसे लिख रहे हैं? लेकिन यहां से लिख रहे हैं ई बराबर भी कब? जब आई क्या हो? 0। देखिए कैसा परिपथ हमने लिया? खुला परिपथ, धारा प्रवाहित नहीं होगा तो आई क्या होगा? 0, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा, सेल के, मान लीजिए ये हमारा सेल है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा, जो यहाँ पर शो करेगा वही यहाँ पर शो करेगा, है ना। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। मतलब 12 वोल्ट यहाँ आते हैं, कितना हम करेंगे? 12 वोल्ट। तो उसी को हम क्या करेंगे? विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो जितना इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर है वही क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं कि हम धारा को प्रवाहित करते हैं। तो जब आप धारा को प्रवाहित कीजिएगा तो उस समय सेल के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, ये जो आपको दिख रहा है भी, इसको कहेंगे टर्मिनल वोल्टता। क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टता। जब आप धारा प्रवाहित कीजिएगा इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टता, है ना। जैसे आपने धारा प्रवाहित किया, है ना, धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पर ये भी लिया, है ना। यहाँ पर V का मान कितना हुआ? I इंटू आर। ई बराबर हमने कहा V प्लस आई आर। तो V को हमने क्या कहा? टर्मिनल वोल्टता। तो जैसे ही आपका परिपथ जो है वह बंद परिपथ हो जाए अर्थात उससे धारा प्रवाहित हो रही हो, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, ये जो V का मान आएगा, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। तो इसको कहेंगे जब एक सेल खुले परिपथ में होता है, जब एक सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल
वोल्टता कहलाता है। कब? जब सेल किस परिपथ में हो, सॉरी खुले परिपथ लिखा गया, ओहो यहाँ क्या लिखना है, बंद परिपथ। कौन परिपथ? बंद परिपथ में हो। जब सेल किस परिपथ में हो, बंद परिपथ में हो, अर्थात उससे धारा प्रवाहित हो रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। और लास्ट जो आपका है ये है आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो चूंकि सेल में कुछ न कुछ विद्युत अपघट्य रहते हैं और वे धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं, है ना। वे धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करते हैं? रुकावट। विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को ही सेल का या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसको भी इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को ही सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते बोलिए। बस आपको ये समझना है कि हम यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। फिर से समझाते हैं, हमको यहाँ चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। मतलब जितना ई सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो है ई है, विद्युत वाहक बल उसको हम कहते हैं। तो जितना यहाँ पर है उतने हमको यहाँ पर चाहिए। ये तभी संभव है जब यहाँ प्रतिरोध का मान क्या हो जाए, नगण्य हो जाए। तो किसी भी सेल के प्रतिरोध को नगण्य करना संभव नहीं है। अब आर को 0 नहीं कर सकते, तब हम क्या करें, हमने कहा कि ठीक है तो आर 0 तो नहीं होगा, तो हमने क्या कर सकते हैं, आई को 0 कर सकते हैं। और जैसे ही हम आई को 0 करते हैं तो यहाँ से ई बराबर भी आता है, जो विद्युत वाहक बल के परिभाषा को लिखने में हमको मदद करता है। हम कहते हैं कि जब एक सेल खुले परिपथ में हो, यानी जब धारा का मान क्या हो, 0 हो, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं हो रही हो, तब उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। अब जैसे ही धारा का प्रवाह आप शुरू करते हैं, जैसे ही जब हम सेल को जोड़ देते हैं कैसे परिपथ में, बंद परिपथ में सेल को जोड़ देते हैं, तो यानी धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। और जैसे ही धारा प्रवाहित होना शुरू होगा तो आप 12 वोल्ट दीजिएगा तो थोड़े यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट तो ये खा जाएगा, कुछ भी खाएगा जिसका जैसा रहेगा। तो उस समय जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। हम कहते हैं जब एक सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। जिससे ये जो आपका V दिख रहा है ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता। यहाँ जो 12 वोल्ट आप सप्लाई दिए तो यहाँ 10 वोल्ट हुआ ये, और 2 वोल्ट ये उठाया आंतरिक प्रतिरोध वाला, इसी 10 वोल्ट को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। अब सवाल है आंतरिक प्रतिरोध का। तो कोई भी सेल है तो उसमें केमिकल सब्सटेंस भरा रहता है, आपने पढ़ा होगा डेनियल सेल, तो कौन सेल, तो उसमें जो सब्सटेंस भरा रहता है वो धारा के मार्ग में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। और इसी अवरोध को सेल या बैटरी का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ये एक तरीका हुआ विद्युत वाहक बल को कॉन्सेप्ट के तरीके से हम ऐसे समझते हैं, है ना। यहाँ से हम परिभाषा निकालते हैं, लेकिन और इजीली कहिए तो याद रखिए विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है। जैसे आप कल से पानी निकालते हैं तो एक बार मान लीजिए ऐसे, इसको और आसानी से आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तेल आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे मान लीजिए ये इस तरह से, ये नल है,
इससे पानी ले और फिर इसी कंटेनर में मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए आपका हैंड पंप है ना। यहाँ पर मैं ऐसे करके पाइए पानी का लेवल है नीचे में, जल पृथ्वी के अंदर इसको हम ले जाते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए ये नॉर्मल प्रोसेस में समझिए, हम यहाँ पर हैंड पंप को दाबते हैं तो वाटर जो है वो यहाँ से कहाँ चलाता है, इस तरह से पी से नीचे चला जाता है, ठीक है। अब यदि पानी का प्रवाह हमको चाहिए कंटिन्यू, हमको वाटर मिलते रहे, हैंड पंप को हमको फिर दबाना पड़ेगा जिससे वाटर पुनः क्यू से कहाँ पहुंच जाएगा, पी पर। तब फिर पी से ऑटोमेटिक व गुरुत्वीय बल के प्रभाव में क्या होता है, नीचे गिरते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि परिपथ में, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखना, आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखना है तो विद्युत वाहक बल की वहां आवश्यकता है। क्योंकि जैसे देखिए, जैसे ही आवेश मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया, जैसे ही आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है ना, तो स्थिति सेल की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह कुछ न कुछ क्या होगी, घट जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। मान लीजिए इस तरह से देखिए, मान लीजिए एक बिंदु P है, हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया R, ये Q है, ऐसे हमने यहाँ एक सेल जोड़ दिया, एक की दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो जब आवेश P से Q की ओर जाता है, जब आवेश कहाँ जाएगा, P से Q की ओर आवेश जाता है ना, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसकी, कुछ न कुछ क्या होती है, घट जाती है। तो प्रवाह को यदि बनाए रखना है तो आवेश सेल जो होता है आवेश को पुनः Q से कहाँ ले जाएगा, P पर ले जाएगा। आवेश एक बार P से Q गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। अब स्थितिज ऊर्जा को फिर से बनाए रखने के लिए आवेश सेल जो है वह आवेश को Q से कहाँ तक ले जाता है, P तक ले जाता है। फिर आवेश P से Q जाता है, यह प्रक्रिया कंटिन्यू क्या होती है, चलती रहती है। मान लीजिए प्लस वाला है तो प्लस वाला ऐसे करके माइनस की ओर जाएगा, फिर माइनस वाला यहाँ से दौड़ेगा किधर, प्लस की ओर। यही समझिए, अगर विद्युत वाहक बल की दिशा को पूछा जाए तो विद्युत वाहक बल किधर जा रहा है, इसे देखिए, ये प्लस से मान लीजिए ऐसे आ रहा है इधर, किधर, माइनस की, प्लस से माइनस की। तो एक बार आवेश गया प्लस से ऐसे घूम गया माइनस की, अब आवेश फिर माइनस से प्लस पर आएगा ना भाई, नहीं तो माइनस से प्लस पर आवेश तो अपने नहीं आएगा। आवेश को माइनस से प्लस पर कौन लाता है, तो विद्युत वाहक बल है ना। और यह कोई बल नहीं है बल्कि यह ऊर्जा से संबंधित है। आवेश को P से Q तक एक बार जाता है तो स्थितिज ऊर्जा ह्रास होती है, और फिर आवेश को Q से कहाँ ले जाना है, P पर, है ना। तो इसके लिए जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। E बराबर एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, W/Q। आवेश को है ना लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जाने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल। किया गया कार्य आवेश को है ना Q से P तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल आवेश को पुनः जो है Q से कहाँ ले जाता है, P की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, P की ओर ले जाता है, ताकि आवेश का प्रवाह कंटिन्यू क्या रहे, बना रहे, है ना। और इसके लिए जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। E बराबर विद्युत वाहक बल W/Q। फिर से सुन लीजिए, जैसे आप स्विच को ऑन कीजिएगा आवेश प्लस से माइनस की ओर मूव कर जाएगा। 1 टाइम्स मूव किया, आवेश जैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है तो यहाँ सेल की जो सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। सेल स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। अब इस कमी को, इस आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, पुनः आवेश को माइनस से कहाँ पे ले जाता है, प्लस। माइनस से आवेश को कहाँ भेजेगा, वो प्लस। जैसे प्लस पर आएगा तो फिर ऑटोमेटिक प्लस से किधर चला जाएगा, माइनस पर।
तो इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, माइनस से प्लस पर भेज रहा है, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आवेश को पुनः कौन भेजता है? सेल भेजता है। और इसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, ई बराबर W/Q। एसआई मात्रक इसका कहें तो जूल प्रति कूलम। ये वास्तव में कोई बल नहीं है, यह ऊर्जा से संबंधित है। दोनों तरीके से हम समझते हैं, है ना। इस तरीके से भी हमने समझा और नॉर्मली हमने इस तरीके से भी समझा कि भाई आप एक बार पानी यदि हैंडपंप दबाते हैं तो पानी जो है नीचे से ऊपर आके पुनः आपको प्राप्त हुआ। और फिर यदि वाटर कंटिन्यू चाहते हैं कि हमको मिलता रहता, आपको बार बार हैंडपंप को क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। उसी प्रकार आवेश एक बार प्लस से माइनस की ओर गया, उसकी स्थितिज ऊर्जा में ह्रास होती है। अब पुनः आवेश को माइनस से प्लस पर जाएगा, तभी तो आवेश का प्रभाव बना रहेगा। तो ये कौन करता है? ये सेल करता है। और इसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। और ये कोई बल नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई बल नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा से संबंधित है। अगर आपको पूछा जाए कि परिपथ में विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, तो प्लस से माइनस की ओर। लेकिन सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की आपकी दिशा पूछा जाए, सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा यदि पूछा जाए तो सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा माइनस से प्लस की। सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर। तो ये था विद्युत वाहक बल से रिलेटेड चीजें थी जिसको आपने देखा। और ये कोई बल नहीं है, जूल प्रति कूलम इसका एसआई मात्रक, इसको वोल्ट भी कहते हैं, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। आपको 12 वोल्ट चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध को 0 करना होगा। जैसे ही धारा के मान को 0 करना होगा, यानी बैटरी है तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वही क्या है? विद्युत वाहक बल है। जैसे आपने इसको जोड़ दिया परिपथ से, परिपथ में जोड़ा तो कुछ न कुछ बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कंज्यूम कर जाएगा। तो 12 वोल्ट की जगह आपको 10 वोल्ट मिला। ये जो 10 वोल्ट है ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। ये क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। जब एक सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। 12 था, यहाँ से 12 था तो 2 तो यही उठा लेगा, तब यहाँ कितना बचा? 10 वोल्ट। तो दोनों सिरों के बीच जो परिपथ के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। और ये आंतरिक प्रतिरोध को आसानी से समझा, है ना। तो फिर जो है अगले क्लास में टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए। और फिर कोई यदि कंफ्यूजन रह जाता है तो फिर रनिंग क्लासेस में हम इसको दूर कर देते हैं। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, है ना, ताकि हमें पता चले कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हमारा चैनल जो है शशिकांत शर्मा के नाम से है। आप जैसे ही शशिकांत शर्मा फिक्स टाइप करते हैं तो हमारा चैनल आपको मिल जाता है। ठीक है, राम राम, सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगले क्लास में।